खड़ा हूँ असम्बली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। यह है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। हम भिखारी नहीं है, हम खुददार कौम है। ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी भिखारी ये है। प्लीज अगर मुझे 30 सेकंड दे दें। इंडिया ने रशिया से ऑयल आज से नहीं 4 डिकेड से लेना शुरू किया है और आज देखें क्या अच्छी चीज उनको मिल रही है कि उनके लिए ये थ्रेट अपॉर्चुनिटी बन गई है कि वो ना सिर्फ वहां से तेल लेके उसको बेहतरीन रिफाइनरी उन्होंने लगाई, रिफाइनरी सिस्टम लगाया आज से 20 साल पहले। आज फायदा ये है कि उनके पास स्टोरेज भी है, बेहतरीन रिफाइनिंग सिस्टम भी है। आज वो रशिया से सस्ता तेल लेके यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बन गई उनके लिए और वो उनको उसी प्राइस जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो एक इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी लोगों को डर लगने लग गया और पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों को डर लगने लग गया कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट होगा, क्योंकि फॉरेन रिजर्व बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के जो हालात है, महंगाई को देखते हुए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए रेट को देखते हुए, डॉलर के बढ़ते हुए रेट को देख के श्रीलंका जैसे हालात बनने के फुल चांस है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, ना ही तो वो IMF को एग्री कर रही है लोन देने के लिए और ना ही दूसरे देशों से किसी से भी उधार लेने में सक्षम और कामयाब हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान के बैंकों के पास भी पैसा खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही रेमिटेंस बचा है कि बाहर से जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो ही आयात कर सके, जिससे कि डॉलर वो वहाँ काम में आ सके। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान तबाही के कगार पे बैठा है। और दूसरा, इन्होंने भारत के साथ कंपैरिजन किया कि भारत कैसे रिफाइनरियां लगा के और रशिया से सस्ता तेल लेके यूरोप को बेच रहा है और अपनी अलग से कमाई कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर और एक खौफ की सूरत हाल है कि पाकिस्तान के बैंकरप्सी के चांसेस हैं, फिर श्रीलंका की तरह की सूरत हाल डेवलप हो सकती है। लुकिंग एट द फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्या ये एग्जैजरेशन है, बहुत बड़ा हुआ, या इसका वाकई कोई रिस्क है? जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि श्रीलंका का जो इशू है वो काफी डिफरेंट रहा है कंपेयर टू द इशू जो पाकिस्तान फेस कर रहा है। लेकिन अगर आप बॉटम लाइन देखें तो उसमें ये कहा जा सकता है कि हम ऑफ कोर्स बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में इस वक्त हैं। ऐसा नहीं है कि सब जो है हंकी डोरी है और सब रोजी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर रिजर्व्स के नंबर देखें तो रिजर्व्स हमारे इस वक्त तकरीबन $9.25 बिलियन पे हैं। अगर मैं बैंक का पोर्शन आधा भी डाल लूं स्वैप्स को एडजस्ट करके तो तकरीबन कोई $12.5-13 बिलियन बनते टोटल रिजर्व्स। उसमें से अगर आप सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व लें और ये देखें कि हमारा इम्पोर्ट कवर कितना है, तो इस वक्त हमारा इम्पोर्ट कवर तकरीबन 1.5 महीना है, जो कि 3 महीना मिनिमम होना चाहिए। और अच्छी पोजीशन होती है जब आपके पास 6 मंथ्स के एटलीस्ट रिजर्व्स हों, जो इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे कंट्रीज के पास रफली इसी के अराउंड होते हैं। तो हमारे पास डेफिनेटली चैलेंजिंग पोजीशन है कि हमारे पास 1.5 महीने के रिजर्व्स है, तो हमें फॉरेन से कहीं से डॉलर का इनफ्लो लेना है ताकि हम अपनी जो कमिटमेंट्स हैं जो जून में है फिर आगे इस साल में आ रही हैं, हमें कोई $18 बिलियन 2023 में, फिस्कल ईयर 2023 में देना है। $18 बिलियन वापस करना है। और अगर मैं प्राइवेट ये जो $18 बिलियन हमने वापस करना है, ये जो $18 बिलियन हमने वापस करना है अपने क्रेडिटर्स को, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट है या इसके अंदर प्रिंसिपल भी है? नहीं, ये टोटल पेमेंट है। ये टोटल डेट की इंटरनेशनल डेट सर्विसिंग जिसे कहते हैं, जिसमें प्रिंसिपल और जो है इंटरेस्ट दोनों शामिल होता है। और इसमें तकरीबन $4-4.5 बिलियन प्राइवेट सेक्टर का मैं ऐड कर लूँ तो आपको जो नीड है इसकी रीपेमेंट्स की अगले पूरे साल में वो $22 बिलियन के करीब बनती है। अच्छा, उसके अगेंस्ट जी हाँ जी, वो तो उसमें देखें ना, उसमें वो जो 23-22 चाहिए हमें, उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम है। वो तो अच्छा चले, वो थोड़ा सा ये बता दें कि हमारी एक्सपोर्ट, एक हम ये सुन रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स भी फॉल कर रही हैं, रेमिटेंसेस भी फॉल कर रही हैं, इसकी क्या वजह है? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि डिफॉल्ट से हम थोड़ी बेहतर पोजीशन में है, लेकिन हमने डिले किया तो डेफिनेटली डिफॉल्ट का खतरा हो सकता है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफॉल्ट के पास नहीं है। दूसरी चीज ये कि हम IMF के मेंबर हैं और हमें IMF की बात सुननी है और हमें IMF ऑनबोर्ड करेगा, लेकिन वो ऑफकोर्स अपनी कंडीशन के साथ करेगा। तो इसलिए डिफॉल्ट की तरफ हम अभी नहीं जा रहे। हाँ, अगर 1.5-2 महीना हमें और लग जाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें इन्फ्लोज नहीं आते, एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाती है। एक्सपोर्ट इसलिए गिरना शुरू होंगी
या फिर वो ग्रोथ नहीं रहेगी डॉक्टर साहब, उसकी एक वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में टाइटनिंग हो रही है। जब भी इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो डिमांड कंप्रेशन आता है। जब डिमांड कंप्रेशन आता है तो फूड की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस, कमोडिटी की इन जनरल प्राइसेस गिरती हैं। और हम वैल्यू एडेड में इतना ज्यादा नहीं है, हम टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा है, उसमें भी हमारा वैल्यू एडिशन का पोर्शन इतना ज्यादा नहीं है, तो हमें इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, रेमिटेंसेस गिरेंगी नहीं। उसकी वजह क्या है? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है ना हमारा एक मिक्सअप है एक्सटर्नल अकाउंट का। हमारी रेमिटेंसेस का 60 to 65% हिस्सा जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है, और इस वक्त जो है रीसेंट पीक्स पे हैं ऑयल प्राइसेस, जिसकी वजह से मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो काफी बढ़ गई है। तो इसलिए इसकी फिक्र ना करें कि रेमिटेंसेस गिरेंगी, रेमिटेंसेस अपनी जगह रोबस्ट रहेंगी, बल्कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी इंप्रूव करते अच्छा, हैं। ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई। ये बताएं कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है जिसके लिए डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल तो मई के पहले हफ्ते से लगे हुए हैं, बहुत उनको उम्मीद थी कि शायद उनको ऑयल प्राइसेस भी ना बढ़ानी पड़े, वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमें अब जून के तीसरे हफ्ते के अंदर भी नहीं हो रहा, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये जो बजट आया ना, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कुछ रियलिस्टिक हैं, कुछ नहीं है। जैसे रिलीफ दिया गया ना, मुझे लगता है IMF का 3 चीजों पे शायद बहुत ज्यादा जो है वो कंसर्न है। एक तो ये कि वो जो 6 लाख से 12 लाख किया है, वो आज FM ने फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि उस पर इतना इशू नहीं है, लेकिन ये था कि 6 लाख से 12 लाख आपने जो ब्रैकेट बढ़ाया है वो आप वापस करें, नंबर 1। सेकेंडली, आपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो है सैलरीज बढ़ा दी हैं, अलाउंसेस बढ़ा दिए हैं, बहुत मैसिवली, प्रोविंसेस ने भी बढ़ा दिए, फेडरल ने भी बढ़ा दिए हैं, उसकी जस्टिफिकेशन। तीसरा ये कि आपके पास 750 बिलियन रुपीस की आप जो लेवी कह रहे हैं पेट्रोल पे और मजीद लगाने की है, लेकिन लेवी 30 रुपए लगाएंगे मजीद, और 17% टैक्स भी आपको इम्पोज करना है, तो ये प्राइसेस तो 300 से काफी ऊपर निकल जाएगी पेट्रोल की प्राइस। तो ये इस पे इन्होंने रेजिस्टेंस शायद दिखाई है, और IMF चाहता है कि इसको किया जाए। मेरे ख्याल में आज जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है वो थोड़ा इंकरेजिंग है। होपफुली देखना ये कि ये स्टेटमेंट जो है वो ग्राउंड पकड़े, और ऐसा हो कि अगले 2-3 दिन में IMF के साथ स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट, हाई लेवल का कुछ ना कुछ साइन कर लें। फिर 3 तारीख को शायद बोर्ड की मीटिंग है जुलाई की, वो हमारा यहाँ बजट अप्रूव होगा, और उसके बाद जो है 3 तारीख को हमारा जो IMF का प्रोग्राम है फाइनलाइज हो सकता है। मेरे साथ रहिए। मजहर अब्बास साहब, आपका क्या रद्द-ए-अमल है जो खुर्रम शहजाद साहब ने हमें बताया? क्या आपके ज़हन में सवाल उठ रहे हैं? जाहिर है मोहित, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं खुर्रम साहब की बातें बड़ी हौसला अफजा है। और मैं पहले भी मेरा नुक्ता नज़र ये था कि श्रीलंका की बड़ी डिफरेंट सिचुएशन थी। देखिए, श्रीलंका की स्ट्रेंथ टूरिज्म रही है, और पिछले चंद सालों में कोविड वगैरह की वजह से भी टूरिज्म बहुत ज़्यादा उनका नीचे गया है, और ये सारा हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बहरहाल मेरी अपनी हमेशा से राय रही थी कि शायद पाकिस्तान मुश्किल से डिफ़ॉल्ट में जाए। वो अलग बात है कि हुकूमत डिफ़ॉल्ट में चली जाए, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, ये मैं इस पे जरा खुर्रम साहब से बहुत ही क्विक मुझे बताएं, फिर मैं पंसोता की तरफ भी जाना है और सेनेटर साहब की तरफ भी जाना है। देखिए, एक आम आर्गूमेंट है जिसे बहुत ज़्यादा वो ये है कि जिस किस्म की वुलरेबल और फ्रेजाइल पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी थी, इस स्टेज में जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई है, उससे बजाते खुद इकोनॉमी को धचका लगा। देखिए, मैं इस तरह देखता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट होती है डॉक्टर साहब, एक तो डेफिनेटली ये बात सही है कि कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट होती है, और गवर्नमेंट का चेंज होना डेमोक्रेटिकली ठीक हो सकता है, बट इकोनॉमिकली चैलेंजिंग हो सकता है, और ये हुआ भी है। तो मुझे ये लगता है कि वो पिछली गवर्नमेंट भी अगर रहती तो ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ गई थी कि उनको पास ऑन करना पड़ता, और पास ऑन करते तो शायद हम IMF प्रोग्राम से ना निकलते। फिर इस गवर्नमेंट ने गलती ये की कि जैसे ही आए तो 1-1.5 महीना लगा दिया बेसिक जो कमिटमेंट्स थे IMF के साथ उसकी डिसीजन देने में, तो सिचुएशन बैक टू वर्ड। सारा का सारा क्राइसिस ऑयल प्राइसेस का है। जी सॉरी, मैं आपकी बात, सारा का सारा क्राइसिस जो इस वक्त है ये ऑयल प्राइसेस का है। देखिए, ऑयल जो है ना वो ड्राइव करता है हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि 30% रफली 25 to 30% इम्पोर्ट बिल का हिस्सा है, और वो हर की अशिया में रिफ्लेक्ट होता है। और हमने एनर्जी प्लानिंग नहीं की डॉक्टर साहब, ये बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे जितने भी लोग जो पॉलिसी मेकर्स आए हैं उन्होंने एनर्जी प्लानिंग की। मैं आप थोड़ी सी एग्जांपल प्लीज, अगर मुझे 30 सेकंड दे दें। इंडिया ने रशिया से ऑयल आज से नहीं 4 डिकेड से लेना शुरू किया है, और आज देखें क्या अच्छी चीज उनको मिल रही है कि उनके लिए ये थ्रेट अपॉर्चुनिटी बन गई है कि वो ना सिर्फ वहां से तेल लेके उसको बेहतरीन रिफाइनरी उन्होंने लगाई, रिफाइनरी सिस्टम लगाया आज से 20 साल पहले। आज फायदा ये है कि उनके पास स्टोरेज भी है,
बेहतरीन रिफाइनिंग सिस्टम भी है। आज वो रशिया से सस्ता तेल लेके यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बन गई उनके लिए, और वो उनको उसी प्राइस जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो एक उनकी इंटरनेशनल प्राइस है।